Students, welcome back. Chapter 2 Microorganisms Friend and Foe. इसकी आज हम सेकेंड वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे। इसमें हम आज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे लिए बहुत कई प्रकार से ये हानिकारक हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा मानव में, पौधों में, जंतुओं में जो है बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनके द्वारा मानव, प्लांट्स या एनिमल्स ये रोगग्रस्त हो जाते हैं, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भोजन खराब हो जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, हमारा जो लेदर है, चमड़ा, वो भी खराब हो जाता है। आपने देखा होगा बरसात के टाइम में। तो ये सब हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या क्या बीमारी हो जाती हैं, किस प्रकार से होती हैं, तो वो सब इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पैथोजेंस जब ये हमारे बॉडी के अंदर किसी भी कारण से, एयर से, पानी से, किसी प्रकार से आते हैं, ठीक है, या भोजन करने से आते हैं, तो क्या होता है? दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एनिमल। तो ये सब एक तो इन्फेक्टेड एनिमल्स के द्वारा या एनिमल के द्वारा डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है। ठीक है, और माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, जो माइक्रोबियल डिजीज हैं वो एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब जो रोगग्रस्त है, और उससे एक जो स्वस्थ पर्सन है, स्वस्थ व्यक्ति है, वो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या फूड के द्वारा या फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा बीमार हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो ऐसी बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, संक्रामक बीमारी, संक्रामक रोग। ठीक है, जब एक रोगी व्यक्ति से कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा रोगग्रस्त हो जाता है, तो ऐसी बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये ऐसी बीमारी हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड sneezes, find droplets of moisture carrying thousands of viruses. जब कॉमन कोल्ड से ग्रस्त कोई व्यक्ति छींकता है, तो उसके छींकने के साथ में बहुत सारे जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे वायरस एयर में आ जाते हैं, और जो वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन। ठीक है, जो वायरस है वो एयर में आ गया, और उस एयर के कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आता है, वो सांस के द्वारा वायरस उसके अंदर आ जाते हैं, और वो व्यक्ति भी इन्फेक्ट हो जाता है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है, बीमार हो जाता है वो भी उसी बीमारी से। ठीक है, तो देन हाउ डू
प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी हैं, इनके विषय में भी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहली बात तो यही है, जैसे किसी को कॉमन कोल्ड हुआ, उसको छींक आ रही है, तो छींकते समय वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसको उसको हैंकी जो है अपने मुंह पर, नोज पर रखना चाहिए जब वो छींक रहा होता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है। तो इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सनस। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सनस है तो उससे डिस्टेंस बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। और उस जब वो छींकता है तो छींकने के टाइम उस व्यक्ति को अपने मुंह को, नाक को अच्छी प्रकार से रुमाल से ढकना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर सम insects and animals which act as carriers of diseases causing microbes। जो माइक्रोब से होने वाली डिजीज हैं, तो उन माइक्रोब्स को ले जाने का काम कुछ एनिमल, कुछ इंसेक्ट्स करते हैं। जैसे हाउस फ्लाई एक ऐसा वाहक है, कैरियर का मतलब वाहक, ले जाने वाला। तो द फ्लाई सिट ऑन, जो ये फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, तो वो गार्बेज पर बैठती हैं जो एनिमल के द्वारा, जैसे किसी ने वॉमिटिंग की या लैट्रीन की, तो वो उस पर बैठते हैं, और जो जो उसके हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो उस पर, उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। और जब वो जो फ्लाइज हैं जिसके बॉडी पर ये सब पैथोजेंस चिपक जाते हैं, तो ये अनकवर्ड फूड पर, ठीक है, बैठ जाते हैं, और अनकवर्ड फूड पर बैठ करके वो सब माइक्रोब्स उस पर चिपक जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे भोजन को खाता है तो उससे वो बीमार हो जाता है। इससे जो है कोलरा जैसी बीमारी हो जाती है, ठीक है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए हमेशा आप फूड को ढक करके रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। ऐसे फूड को खाने से लोग बीमार हो जाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आपने देखा होगा किसी को मलेरिया होता है, तो मलेरिया जो है, एक व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है, और जैसे आपने देखा होगा कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, तो जब वो किसी इन्फेक्शन वाले व्यक्ति को, जिसको मलेरिया आ रहा है, उसको काट लेता है, मतलब उसके अंदर से वो क्या करता है, ब्लड सक करता है, ठीक है। और फिर वो जब दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वो उसके जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, तो वो उस व्यक्ति के अंदर, जो स्वस्थ व्यक्ति था, उसके अंदर चले जाते हैं, और वो व्यक्ति भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो है, इससे भी ये भी एक कैरियर का काम करती है, ठीक है। तो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है। जो मलेरिया है वो एक पैरासाइट होता है, परजीवी। तो उस परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, वो जाता है फीमेल मॉस्क्यूटो के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से एक फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो होता है, एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो डेंगू वायरस होता है, डेंगू वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम कौन करता है, एडीज मॉस्क्यूटो, एडिस मच्छर होता है, इसके द्वारा ये बीमारी होती है, ठीक है। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे आसपास में यदि कहीं वाटर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए। वाटर कलेक्शन में ये जो मच्छर हैं ये अधिक मात्रा में रहते हैं। जैसे फ्रीज है, मतलब जो है हमारा कूलर है, कूलर कूलर में पानी भरा रहता है, या हमारी ड्रेन्स हैं, नालियाँ हैं, तो इन सबको
ऐसा रखना चाहिए कि वहाँ पर पानी कलेक्ट ना हो, जैसे फ्लावर पॉट है ना। तो इन सब में पानी भरा रहना नहीं चाहिए, और इस कारण से हम इनसे बचाव कर सकते हैं। ठीक है। इनका ब्रीडिंग जो है, प्रोडक्शन जो है, वो ऐसी जगह पर अधिक होता है जहाँ पर पानी कलेक्ट रहता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, और इनके ह्यूमन डिजीज हैं, और जिस कारण से वो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम है यहाँ पर। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसके द्वारा वो फर होते हैं, मतलब संक्रमण किसके द्वारा होता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और हम किस प्रकार से उसको रोक सकते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और एयर से इसका इन्फेक्शन होता है। मिसेल्स होता है, जो खसरा होती है जैसे, तो वायरस के द्वारा होता है, ये भी एयर के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स होता है, तो चिकन पॉक्स जो है वायरस के द्वारा होता है, ये भी एयर के और कॉन्टेक्ट के द्वारा होता है। और पोलियो है, तो पोलियो भी वायरस के द्वारा होता है, एयर और वाटर के द्वारा ये ट्रांसमिशन होता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब इसको जिसको ये बीमारी होती है उसको हमें आइसोलेशन में रखना चाहिए, मतलब अलग से रखना चाहिए, उसका कांटेक्ट किसी दूसरे से व्यक्ति से नहीं होना चाहिए। तो कीप द पर्सनल बिलोंगिंग of the patients away from those of others. Vaccination to be given at suitable age. इससे बचने के लिए जो वैक्सीन्स होती हैं, इनके लिए भी एक सुटेबल एज होती है, उस एज में ये सब वैक्सीनेशन उसको देनी चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी चीज है, कोलरा है, टाइफाइड है। तो कोलरा है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो कोलरा है वो वाटर और फूड के द्वारा एक दूसरे को ये ट्रांसमिशन होता है, और जो टाइफाइड है वो वाटर के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मतलब स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गुड सैनिटरी हैबिट्स, और कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड। ठीक है। जो हमें अच्छी प्रकार से पका हुआ भोजन करना चाहिए, एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन। ठीक है। वैक्सीनेशन का यूज करना चाहिए, और हम जो हैं, हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए, और ढका हुआ भोजन करना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, तो हेपेटाइटिस ए बी सी, ये कई प्रकार के होते हैं। तो ये वायरस के द्वारा होते हैं, और इसका ट्रांसमिशन वाटर के द्वारा होता है। ठीक है। और इससे बचने के लिए हमें ड्रिंक वाइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन भी होना चाहिए, और जो है हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए। और ये है मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या हैं, मेजर ग्रुप्स हैं। ठीक है। जैसे वायरस, ये प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है। तो मॉस्क्यूटो इसका जो है क्या है, कैरियर है, स्प्रेड करने वाला, फैलाने वाला। तो हमें इससे बचने के लिए अभी मैंने ऊपर बताया था कि यूज मॉस्क्यूटो नेट। इसमें हमें क्या है, जो मच्छरदानी है उसका यूज करना चाहिए, और स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, जो कीटनाशक दवाई हैं, उनका यूज करना चाहिए। और मॉस्क्यूटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, और हमें अपने आसपास पानी को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरह से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। Some of common disease affecting humans, their mode of transmission, and general methods of prevention in shown in table 2.1। इस टेबल में हमने इनसे रोगों से बचने के उपाय सीखे, और किसके द्वारा होते हैं ये भी सीखा। लेकिन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। तो रॉबर्ट कोच ने 1876 में एक बैक्टीरिया का मतलब जो है अन्वेषण किया, खोज की। उसका नाम था बेसिलस एंथ्रेक्स। और इस बैक्टीरिया के द्वारा एनिमल्स में बीमारी हो जाती है,
और इस बीमारी में क्या होता है, ये बहुत डेंजरस बीमारी होती है ह्यूमन एंड कैटल में, ठीक है, ह्यूमन में भी हो सकती है और पशुओं में भी हो जाती है। तो डिजीज कॉज बाय ए बैक्टीरियम, इससे क्या होता है, फूट मैंने पैर और माउथ ये पक जाते हैं। डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस, और ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे। तो हम इस टेबल के सहायता से इसको जानकारी कर सकते हैं। जैसे प्लांट डिजीज, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसके द्वारा होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस प्रकार से वो फैलता है, ठीक है, बीमारी किस प्रकार से फैलती है। जैसे साइट्रस कैंकर होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है और एयर के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में जो गेहूं की बालियां होती हैं वो काली हो जाती हैं, ग्रे कलर की हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं, तो वो किसके द्वारा होता है, फंगी के द्वारा। और इसका जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो है एयर और सीड्स। फिर है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी ओकरा, ठीक है, भिंडी में होने वाला ये रोग है, मोजैक रोग जिसको बोलते हैं। तो वायरस के द्वारा होता है और ये इंसेक्ट्स के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट्स डिजीज और किसके द्वारा वो होने वाले हैं उसके विषय में हमने पढ़ा। यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, इन माइक्रोब्स को मारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ इनके लिए केमिकल्स होते हैं, सभी के लिए अलग अलग केमिकल्स होते हैं, उनका यूज करना चाहिए। फूड पॉइजनिंग मतलब विषाक्त भोजन। तो विषाक्त भोजन क्या होता है, जो भोजन सामग्री है, भोजन सामग्री का खराब होना, अगर हम उसको खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, वोमिटिंग आती है, वोमिटिंग के बाद हमें कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है, फूड पॉइजनिंग के कारण से। तो फूड पॉइजनिंग को हमें बचना चाहिए। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन, पहेली जो है उसको आश्चर्य होता है कि भोजन किस प्रकार से विष बन जाता है। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय, ऐसा भोजन का प्रयोग करने से जो बेकार हो जाता है, सड़ जाता है, ऐसा भोजन करने से जो है पॉइजन बन जाता है। तो जो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके द्वारा हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है, और ऐसा भोजन करने से ये बीमारी हो जाती है, वॉमिटिंग आने लगती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड होता है तो उस पर वो टॉक्सिक सब्सटेंस, विषैले सब्सटेंस छोड़ देते हैं। तो दीज इनके कारण से जो हमारा भोजन क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, विष युक्त हो जाता है, ठीक है। और इसके कारण से लोग बहुत सीरियस बीमार हो जाते हैं, गंभीर बीमार हो जाते हैं, कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट ऑफ फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है, तो उसका संरक्षण जरूरी है, भोजन का संरक्षण बहुत जरूरी है अगर हम इस तरह से बचना चाहते हैं तो। जैसे चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि मेथड्स टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स को किस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड, जो हमारे घर में पका हुआ भोजन है उसको किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। तो यू नो दैट bread left unused under moist condition is attacked by fungus,
Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. Is spoiling of food a chemical reaction? तो जो हमारा बचा हुआ भोजन है उसको यदि हम मॉइस्चर कंडीशन में रखते हैं तो उस पर फंगस अटैक करती है और वो भोजन क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। स्पॉइल इससे जो है स्मेल आने लगती है और बेस्ट इसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो पहली बॉट सम मैंगोज बट सी, जैसे वो कुछ मैंगोज लाती है और उसको रख देती है, ठीक है, वो खाने से ज़्यादा होते हैं तो कुछ दिनों के लिए रख देती है, बाद में वो देखती है कि वो खराब हो जाते हैं एंड रोटेन, सड़ जाते हैं। बट शी नोज दैट द मैंगोज, ठीक है, ये मैंगो कुछ टाइम के बाद बेकार हो जाते हैं, लेकिन मैंगो का जो अचार होता है वो अपनी दादी जो उसकी बनाती है, दादी, उसकी दादी जो मैंगो का अचार बनाती है ना, तो वो बहुत टाइम तक खराब नहीं होता है। तो वो उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई इस प्रकार से हमने आम रखे कई दिन के लिए, तो उसके बाद वो आम बेकार हो गए, लेकिन जो ये हमारा जो अचार बनाया था हमारी दादी ने, वो अचार खराब नहीं होता है। तो इस प्रकार से उसको क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। अब वो कंफ्यूजन दूर करना चाहती है। तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। हमारे घरों में भोजन को कई मेथड से सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, जिससे उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक ना करें या आक्रमण ना करें। तो जो केमिकल मेथड है, तो केमिकल मेथड में क्या होता है कि जैसे एडेबल साल्ट होता है, साल्ट एंड एडेबल ऑयल्स, ये कॉमन केमिकल्स हैं। और इसका यूज जो है हम किसके लिए करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए करते हैं, ठीक है। डियर फोर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो, जो माइक्रोब्स होते हैं अचार पर, ये एसिड और साल्ट उसको सुरक्षित करने का काम करते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स करने का काम करते हैं। तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट सल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट, ये क्या है, एक कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है, ठीक है। इनका यूज, इनको सड़ने से बचाया जा सकता है, जो हमारे पिकल्स वगैरह हैं इन चीज़ों को बचाने के लिए। तो दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वेसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज, ठीक है। जो जैम्स होते हैं हमारे, तो उन जैम्स को इन से बचाने के लिए भी इनका यूज हम कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाई कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट के द्वारा भी हम इसको जो है अपने भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, कुछ समय इसको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे फिश है या मीट है, तो कॉमन साल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। आंवला है और रॉ मैंगोज है, टर्मेरिंड है, मतलब इमली, तो इनको हम साल्टिंग के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के द्वारा, जैसे जैम्स है, जेलीज है और स्क्वेसेस हैं, तो इनको हम शुगर के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर, शुगर से जो है मॉइस्चर उसका दूर होता है। कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, जिससे हमारा भोजन बेकार होता है, ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये सब रोकते हैं। तो प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर, जो सिरका होता है या तेल होता है, उससे हम अपने भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर
prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑयल या जो विनेगार मतलब सिरका ये होता है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में ये जीवित नहीं रहते हैं। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। ठीक है, इस मेथड से वेजिटेबल है, फिश है, फ्रूट्स है, मीट है, इनको सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हीट मतलब ताप और ठंडा, है ना, गर्मी और ठंड का जो है हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज करने से पहले या रात को रखने के लिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा आपकी माता जी उस दूध को उबाल कर रखती हैं। तो बॉइलिंग से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बॉयल करके भी हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। सिमिलरली जो आपने देखा होगा आपके यहाँ घर पे रेफ्रिजरेटर होता है, तो उसमें जो सामान बचता है उसको रख लेते हैं, तो कई दिन तक उसको सड़ने से बचाया जा सकता है। तो लो टेम्परेचर, ठीक है, और हाई टेम्परेचर, ये दोनों ही इन चीज़ों से सुरक्षित रखने का काम करते हैं भोजन को। ठीक है, तो वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पोस्टर। ठीक है, व्हाट इज पोस्चराइजेशन? तो अब जैसे ये भू जो है इसके दिमाग में ये बात आती है कि भाई जैसे दूध है जो पैकेट्स में आता है तो वो क्यों नहीं सड़ता, है ना, जो दूध है पैकेट में आता है तो वो क्यों नहीं सड़ता है? तो पॉस्चर, उसको क्या किया जाता है, पॉस्चराइजेशन किया जाता है उसका। पॉस्चराइजेशन क्या होता है कि जैसे दूध है तो दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकंड तक उसको क्या किया जाता है, उबाला जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, और उसको तुरंत क्या किया जाता है, चिल्ड किया जाता है, ठंडा, और स्टोर कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से इसमें जो है माइक्रोब्स उत्पन्न नहीं होते हैं। तो दिस प्रोसेस, जो ये विधि है, इस विधि की खोज एक वैज्ञानिक हुए, लुइस पॉस्चर। ठीक है, लुइस पॉस्चर के डिस्कवरी के कारण से इस विधि का नाम रखा गया पॉस्चराइजेशन। ठीक है, तो स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज और पैकिंग किस प्रकार से किया जाता है? तो दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के अटैक करने से इसको बचाने के लिए, जिससे उस पर माइक्रोब्स का अटैक ना हो, तो इनको सील्ड करके रखा जाता है, मतलब एयर टाइट, जिससे उसमें एयर प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि एयर के द्वारा बहुत सारे उसमें क्या आ सकते हैं, माइक्रोब्स आ सकते हैं, और माइक्रोब्स उस पर उसको नष्ट करने का काम करेंगे, सड़ाने का काम कर देंगे। ठीक है, अब एक जो इनका लाभ है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम है। ठीक है, तो इसको हमने पहले भी बताया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये क्लास 6 में भी आपने सेवंथ में भी पढ़ा था। तो इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये सब मैंने पहले ही बता दिया था कि जो दालें होती हैं, दालों वाले पौधे होते हैं, तो उनकी पौधों की जड़ों में नोडुल्स होते हैं, और उनमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो which has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lighting, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. कभी कभी ऐसा लगता है कि
बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो कि किस प्रकार से नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में एक समान, मतलब वो लगभग एक जैसा ही रहता है अमाउंट उसका, है ना। तो वो किस प्रकार से रहता है, तो समटाइम्स नाइट्रोजन फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग जो होती है उसके द्वारा भी ये फिक्सेशन का काम रहता है। तो बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर रिमेन्स कांस्टेंट, यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में अब एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम की सहायता से भी हम इसको समझ सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल है, और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक ये लेग्यूमिनस, मतलब दालों वाला पौधा है और उसकी रूट है, ये दालों वाले पौधे की रूट है, और ये आपको ये छोटी छोटी ग्रंथि सी दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है जो एटमोस्फियर की नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, साइकिल के कारण से ही ये हमारे एनवायरनमेंट में एक जैसा इसका अमाउंट बना रहता है, कहाँ से कहाँ तक जाती है ये। तो नाइट्रोजन, जैसे हमने पहले क्लास 6 में ही पढ़ा था कि हमारा जो ऑक्सीजन मतलब एयर है, तो एयर में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है 78%। ठीक है, और ये हमारे जो मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए बहुत आवश्यक है। ये इससे जो है प्रोटीन्स, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूटेंट्स होते हैं, ये सब इसी के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो एट ये द एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो किस प्रकार से यहाँ पर अ, हमारे एनवायरनमेंट में रहती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उस पर जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम होता है, बैक्टीरिया फिक्स करते हैं इसको। ठीक है, और ये बैक्टीरिया इंटर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, जो बैक्टीरिया होते हैं इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड हो जाते हैं तैयार। ठीक है, और फिर इससे ये बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया होते हैं टर्न कंपाउंड्स, फिर ये जो इन कंपाउंड्स को जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड हैं इनको क्या करते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस फिर ये एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ठीक है, दूसरा ये लाइटनिंग के द्वारा भी ये फिक्सेसिंग का काम होता है। नाइट्रोजन को लाइटनिंग के द्वारा जैसे फिक्सेशन होता है तो फिर इससे भी क्या होता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड तैयार हो जाता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और फिर वही प्रक्रिया है इसकी, जो बैक्टीरिया होते हैं इसको इस कंपाउंड को फिर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये एटमॉस्फेयर में फिर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे एनवायरनमेंट में कांस्टेंट रहता है, स्थिरांक। ठीक है, तो जैसे ये कंपाउंड हो जाते हैं, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, इससे क्या होता है, अपटेक बाय प्लांट्स, ये प्लांट्स के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और एनिमल्स ईट प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो इन प्लांट्स को खा लेते हैं। तो फिर उससे खाने से क्या होता है, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, जो ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो एनिमल्स इसको खाते हैं तो फिर इसका क्या होता है, वेस्ट बन जाता है। तो फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, एक्सक्रीशन से और डेथ से फिर ये जो अ, इससे क्या बन जाता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो सॉइल में होते हैं। ठीक है, और फिर ये उससे फिर ये प्रक्रिया होती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं इन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल भी, और जो काइंड्स ऑफ या अ, जो हमारे फर्स्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स,
तो इनका आपको डायग्राम भी बनाना है और इसके विषय में अध्ययन करना है। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है। थैंक यू।